Okay, so हमारे पास next question है, that is your 10th question. So half life of the radioactive substance is 20 minutes given है. So in how much time the activity of the substance dropped to 1/16th of its original value or initial value. So इसको solve करते हैं. तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो टाइम गिवन है दैट इज 20. ठीक है, टाइम हमारे पास क्या 20 मिनट्स गिवन है. सो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज n इज इक्वल टू एन नॉट टाइम्स 1/2 रेज टू पावर t डिवाइड बाय t हाफ. सो अगर हम इसको ओपन करते हैं चेंजेस करते हैं सो n अपॉन एन नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर t अपॉन t हाफ. और यहाँ पे जो हमारे पास t अपॉन t हाफ है तो इसको हम n लिख सकते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दैट इज n अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n. एंड सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे गिवन है इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप टू. सो मेरे पास a अपॉन a नॉट की वैल्यू गिवन है दैट इज 1/16. सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं सो मेरे पास 1/16 की पावर किसके इक्वल आ जाएगी दैट इज 1/2 रेज टू पावर n. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सो 1/2 रेज टू पावर हमारे पास आ जाता है 4 एंड 1/2 रेज टू पावर आ जाता है n. सो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज सिंपल 4. सो देयरफॉर अगर मैं सिंपल n की फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली t अपॉन कैपिटल की t की वैल्यू ले लूं सो मेरे पास n की वैल्यू 4 आई है. स्मॉल t हाफ टाइम उन्होंने 20 मिनट्स गिवन दिया है सो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 4. सो टोटल टाइम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन विल बी इनिशियल टाइम जितनी वैल्यू होगी हमारे पास दैट विल बी 80 मिनट्स. क्लियर. सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कौन सा है हमारे पास दैट इज 11th. सो 11th क्वेश्चन को समझते हैं. कहते हैं द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस. सो कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस द क्लोज सरफेस हमारे पास कितनी होती है 0 होती है एज यू ऑल नो. नेक्स्ट हमारे पास है 12th क्वेश्चन. सो 12th क्वेश्चन को समझते हैं. सो सबसे पहले मैं एक बार इसको क्लियर कर लेता हूं. सो उसके बाद देखते हैं. सो इसका 10th का आंसर है फर्स्ट और 11th का आंसर है हमारे पास 0. सो अभी 12th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो 12th क्वेश्चन में सिंपली देखिए उन्होंने बोला है कि मैटर वायर का मास गिवन है इन एरर वैल्यू एंड रेडियस गिवन है इन एरर वैल्यू. उसके साथ हमारे पास लेंथ भी गिवन है इन एरर वैल्यू. सो उन्होंने बोला है द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी. सो डेंसिटी में कितनी होगी. सो डेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम. क्लियर. अगर हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम है सो नॉर्मली अगर मेरे पास मास की वैल्यू है सो मेरे पास नेट परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा सो डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय 100. और अभी देखो एक वायर जो होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है. सो सिलेंडर का हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एल. सो मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा दैट इज मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एल. मेरे पास रेडियस भी गिवन है मेरे पास क्या लेंथ भी गिवन है. सो इसके फॉर्मूला को अगर मैं ओपन करूं सो मेरे पास डेल्टा डी अपॉन डी का परसेंटेज एरर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी दैट इज परसेंटेज एरर इन मास प्लस मैं दूसरी तरफ लिखता हूं दैट इज परसेंटेज एरर इन मास प्लस क्योंकि पता है हमें कि एरर्स हमेशा ऐड होते हैं सो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस प्लस डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 100. सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ठीक है इसकी वैल्यू को सभी को सॉल्व करते हैं सो दैट विल बी वेरी लेंथी क्वेश्चन. सो इसको अगर आप सॉल्व करके क्या इसकी वैल्यूज को लगाओगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.6% के क्या करीब आएगी. ठीक है. सो 12th का फोर्थ आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट मूविंग टू 13th क्वेश्चन. So the angular acceleration of the body moving with the circumference of a circle is. So normally इसका जो हमारे पास आंसर आएगा that is along the radius towards the center. That is third answer. Clear? ओके. सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज योर 14th क्वेश्चन. ठीक है. सो 14th क्वेश्चन के हम सॉल्व करते हैं इसको. सो 14th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं सो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी. सो हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है दैट इज 4 माइक्रो हेनरी. सो हमारे पास क्या मैग्नेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कम आउट टू बी हाफ एल आई स्क्वायर. सो हमारे पास करंट की वैल्यू भी गिवन है दैट इज 2 एम्पियर. सो वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें सो हमारे पास क्या आएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10 6 माइनस 6 एंड करंट की वैल्यू कितनी है 2. सो इसका आ गया 4.
सो इसकी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं, सो हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसको कटिंग कर दो 2, सो कितना आ गया 8 इंटू 10⁻⁻6 जाउल्स। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 8 माइक्रो जाउल्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट मूविंग टू 15th क्वेश्चन। सो 15th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। सो उन्होंने बोला एक फुल वेव रेक्टिफायर है सर्किट के कंसिस्ट जिसमें 2 पीएन जंक्शंस लगे हैं डायोड्स, सेंटर में टैप्ड ट्रांसफार्मर है, एक कैपेसिटर लगा है, एक लोड रेजिस्टेंस है। कहते विच ऑफ दीज कंपोनेंट रिमूव फ्रॉम द एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। सो अभी देखो रिपलिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमारे पास एक डिस्टर्बेंस सोर्स होता है फेज चेंज होने के कारण, सो एक रिपलिंग इफेक्ट क्या सर्किट में क्रिएट होता है। सो उसको रिमूव करने के लिए अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, कैपेसिटर में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर करंट की वैल्यू 90 फेज पे इंक्रीज कर रही है, सो मेरे पास वोल्टेज यहाँ पे लैग करती है। सो हमारे पास करंट और वोल्टेज में जो क्या फेज डिफरेंस आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कैपेसिटर। तो अगर हम कैपेसिटर को सर्किट से रिमूव कर देते हैं, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास रिपलिंग इफेक्ट क्या रिमूव हो जाएगा। बट ये केस ट्रांसफॉर्मर और लोड रेजिस्टेंस में नहीं होगा और इवन इन पीएन जंक्शन। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 15th क्वेश्चन। हाँ जी, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज 16th क्वेश्चन। सो 16th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो 16th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कहते हैं एक फुटबॉल प्लेयर है मूविंग साउथवर्ड। अभी पहले डायरेक्शंस को लगा लेते हैं। सो डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। उन्होंने बोला कि एक हमारे पास प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, मूविंग इन साउथवर्ड डायरेक्शन एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड इट्स एन ओपोनेंट। द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो पर्सन है, तो वो साउथवर्ड डायरेक्शन में सबसे पहले मूव किया, सो इस डायरेक्शन में वो सबसे पहले मूव किया, बाद में वो सडनली टर्न हो गया ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? सो अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करके लिखूं लाइक दिस, सो उन्होंने क्या बोला है, सेम स्पीड के साथ। सो सपोज ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और जब उसने टर्न लिया ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। सो मैंने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। सो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका देखिए। सो मेरे पास क्या, ये फाइनल वेलोसिटी है, अगर मैं ये वाले वेक्टर को यहां पर कर दूं ऐसे, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, बट ये इनिशियल वेलोसिटी अभी होगी माइनस में बिकॉज मैंने डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया। सो इन दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं, सो ये हमारे पास क्या है, टेल टू हेड। टेल टू हेड क्या हो रहा है, एडिशन। सो मेरे पास इस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेंगे। सो अगर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी इस एक्सिस में एक्सपीरियंस करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन मेरे पास इनकी डायरेक्शन कौन सी आ रही है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। सो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन, लाइक दिस। फोर्थ आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूविंग टू 17th क्वेश्चन। सो 17th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कहते हैं एक वर्क फंक्शन है सीजियम का, पोटेशियम का एंड सोडियम का हमें गिवन है, दैट इज अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो 17th क्वेश्चन में सीजियम का वर्क फंक्शन गिवन है हमारे पास 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिमिलरली मेरे पास पोटेशियम का गिवन है दैट इज 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड उसके बाद मेरे पास गिवन है दैट इज सोडियम का 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इनके वर्क फंक्शंस हैं। सो उन्होंने बोला इफ द इनिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी आई है, इनिशियल एनर्जी आई है, और हम कह सकते हैं जिस एनर्जी का हमने इंसिडेंट की रेडिएशन को, दैट इज 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कहते हैं विच ऑफ दीज फोटो सेंसिटिव मटेरियल मे emit फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर ये इंसिडेंट एनर्जी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, सो देन ये क्या करेगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आउट ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम, 220 किससे ज्यादा है, सीजियम से। सो हम कह सकते हैं कि सीजियम में ही ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा इंस्टेड ऑफ अदर पोटेशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम, सॉरी। यस, नेक्स्ट हमारे पास है 18th क्वेश्चन। सो 18th क्वेश्चन में को पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं अगर मेरे पास क्लोज इंटेग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर दैट इज फ्लक्स कितनी है, 0 ओवर ए सरफेस, देन इन चार में से कौन सा ऑप्शन क्या करेक्ट है। सबसे पहले कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास इनसाइड या कंडक्टर और इनसाइड ए सरफेस नेसेसरी हो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। सेकंड में क्या बोला है, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्लक्स लाइंस लीविंग इट, सो दैट माइट बी पॉसिबल। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, नो, all the charges
must necessarily be inside the surface. No. So second option is the correct option. So जितनी फील्ड हमारे पास एंटर कर रही है उतनी फील्ड वापस भी जा रही है. So हमारे पास क्या नेट फ्लक्स कितनी होगी उसके इनसाइड? जीरो. So over the surface net flux will be zero. So 18 का second option is the correct option.